धुरंधर द रिवेंज। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। धुरंधर द रिवेंज। सुनो, अगर तुमने इसका पहला अध्याय पार्ट 1 नहीं देखा है ना, तो यार पहले वो देख लो, वरना इस कहानी के धागे सुलझेंगे नहीं। मैंने पहले पार्ट की कहानी भी बता रखी है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो आप वहाँ से पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, उसके बाद ये पार्ट सेकेंड। ओके, तो अब बिना किसी पल की देर किए इस इंतकाम की गाथा को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो कहानी के पहले ही फ्रेम में हम हमजा की अंधेरी दुनिया में उतरते हैं, जहाँ उसका अतीत एक एक करके पर्दों से हटता है। ये वो लम्हे हैं जो बताते हैं कि वो कैसे इस भयानक मुकाम पर पहुंचा। असल में उसका नाम हमजा नहीं बल्कि जसकीरत सिंह रंगी था। पंजाब के एक छोटे से हंसते खेलते गांव में वो अपने परिवार के साथ एक बेहद सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। उसके परिवार में माता पिता थे और दो प्यारी बहनें थीं। उसके पिता सेना में सूबेदार थे और उसके दादाजी ने भी देश की सेवा की थी। इसी विरासत के चलते जस्सी की रगों में भी फौज में जाने का जुनून दौड़ता था। उसने अपना सपना पूरा किया और मिलिट्री ज्वाइन कर ली। लेकिन जब जस्सी देश की सेवा का ट्रेनिंग ले रहा था, उसी दौरान उसके गांव में एक खूनी खेल खेल गया। उसके पिता का एक मामूली सी जमीन के टुकड़ों को लेकर गांव के दबंग एमएलए सुखविंदर सिंह से झगड़ा हो गया और इस मामूली से विवाद ने ऐसा मोड़ लिया कि सुखविंदर और उसकी 12 साथियों ने मिलकर जस्सी के पिता को बेरहमी से मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हें उन्हीं के अपने खेत में फांसी पर लटका दिया ताकि पूरा गांव दहशत में कांप उठे। और उनके पागलपन की हदें यहीं खत्म नहीं हुई। उन दरिंदों ने जस्सी की दोनों बहन को पकड़ लिया। हरलीन के साथ उन सब ने घिनौना काम किया और उसकी जान ले ली, लेकिन जसलीन को उन्होंने जिंदा छोड़ दिया, बस इसीलिए ताकि उसे और भी भयानक यातनाएं दे सके। उसे उठाकर पास के खेत के एक ट्यूबवेल जैसी जगह में कैद कर लिया गया, जहाँ रोज उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता था। जब जस्सी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके लौटता है तो उसके सामने ये दिल दहला देने वाला सच आता है। उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसे पता चला कि उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन एमएलए सुखविंदर का आतंक इतना था कि पुलिस ने भी आंखें बंद कर ली। कोई केस दर्ज नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। न्याय की सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी और यहीं से शुरू हुई हमजा बनने की कहानी। इसके बाद जस्सी अपने पुराने दोस्त गुरवास पिंडा से मिलता है। पिंडा, जिसकी रगों में जसलीन के लिए बचपन से ही प्यार दौड़ता था, उसकी आंखों में भी अब इंतकाम की आग थी। पिंडा के पिता पंजाब में ड्रग्स का कारोबार करते थे और उनका माल यूपी के एक बड़े गैंगस्टर असीम अहमद से आता था। इसी सिलसिले में पिंडा माल का नया ऑर्डर देने के लिए यूपी के इलाहाबाद रवाना होता है और जस्सी भी उसके साथ होता है। ऑर्डर देते समय पिंडा बड़ी चालाकी दिखाता है। ड्रग्स के साथ साथ वो असीम से एक AK-47, कुछ मैगजीन और कुछ और बंदूक की भी मांग करता है। असीम अहमद ये सुनकर हैरान रह जाता है। बंदूक की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? तुम लोग तो सिर्फ ड्रग्स का धंधा करते हो, वो पूछता है। पिंडा तुरंत झूठ बोलता है कि यह सब उसके पिता ने मंगवाया है। आसिम को कोई शक नहीं होता और वो हथियार पिंडा को दे देता है। बस फिर क्या था, पिंडा को बंदूक और मैगजीन मिल चुकी थी। वो एक पल की भी देर किए बिना सब जस्सी को थमा देता है। अब जस्सी के हाथों में वो हथियार थे जिनकी उसे अपने इंतकाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो सीधे एमएलए सुखविंदर सिंह के घर की तरफ निकलता है, अपनी बहन को बचाने के लिए नहीं बल्कि न्याय का हिसाब बराबर करने के लिए। सुखविंदर के घर में घुसते ही जस्सी एक एक करके उसके पूरे परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ता है। ये सीन इतने रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं कि तुम्हारी सांसें अटक जाएंगी। जस्सी बिना रुके उन सभी 12 लोगों को मौत के घाट उतार देता है जिन्होंने उसकी जिंदगी नरक बनाई थी। आखिर में वो सुखविंदर सिंह को पकड़ता है और उससे चीख कर पूछता है, मेरी बहन कहाँ है? मरते मरते सुखविंदर सच उगल देता है कि जसलीन को खेत में बने ट्यूबवेल वाली जगह पर रखा गया है। इसके बाद जस्सी उसे भी खत्म कर देता है और बिजली की तेजी से उस जगह पर पहुंचकर अपनी बहन को बचा लेता है। लेकिन इस खूनी खेल का अंजाम अभी बाकी था। जस्सी पे 12 लोगों की हत्या का आरोप लगता है। उसकी वकील उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन केस इतना साफ था कि उसे फांसी की सजा तय लगती है। चाहे वो आर्मी का जवान ही क्यों न रहा हो, पुलिस उसे जेल भेज देती है और फांसी की सजा लगभग तय हो जाती है। जब उसे कोर्ट से जेल वापस ले जाया जा रहा होता है तो वो अपने दोस्त पिंडा से कहता है कि वो उसकी बहन और माँ का ख्याल रखे। कई दिनों बाद जब पुलिस उसे जेल से कोर्ट ले जा रही होती है तो अचानक रास्ते में कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर देते हैं और इसी गहमा गहमी का फायदा उठाकर वो लोग जस्सी को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। और तुम्हें पता है कौन थे ये लोग? ये कोई और नहीं थे बल्कि
कुख्यात अजय सान्याल के आदमी थे। यही वो पल था जब जसकीरत सिंह की जिंदगी में अजय सान्याल और शशांक बंसल की एंट्री होती है और यहीं से हमजा बनने का सफर शुरू होता है। और फिर उस अंधेरी रात में जस्सी की मुलाकात होती है अजय सान्याल से। सान्याल उसे सीधा प्रस्ताव देता है, तुम्हें फांसी के फंदे से मैं बचा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरी होगी। ये सुनकर जस्सी का खून खौल उठता है। वो साफ मना कर देता है, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। वो गुस्से में कहता है, मैंने हमेशा देश के लिए सोचा, लेकिन मुझे अब ये सब सही नहीं लगता। उसकी आंखों में बिखरी उम्मीदें और टूटा विश्वास साफ दिख रहा था। लेकिन अजय सान्याल एक चतुर खिलाड़ी था। वो जस्सी को समझाता है, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं है, ये इस देश के लिए एक दूसरा मौका है। तुम अपनी कहानी खुद लिख सकते हो, अपने तरीके से इंसाफ कर सकते हो। और फिर वो सबसे बड़ा दांव खेलता है, जो जस्सी को यकीन दिलाता है कि उसकी माँ और बहन का ख्याल वो खुद रखेगा। इस बात ने जस्सी को अंदर तक हिला दिया। अपनी माँ और बहन की सुरक्षा की गारंटी मिलते ही जस्सी की टूटी हुई आत्मा को एक नई उम्मीद मिल जाती है और वो मान जाता है। इसके बाद जसकीरत सिंह रंगी मर जाता है और जन्म लेता है हमजा। उसे एक नई पहचान दी जाती है, एक नया नाम और एक नई जिंदगी। यहीं से उसकी स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उसे एक खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया जाता है, जहां उसे देश के सबसे बड़े दुश्मनों से लोहा लेना था। और चूंकि उसे पुलिस कस्टडी से किडनैप किया गया था, तो सरकार इस बहाने उसकी माँ और बहन को पूरा सपोर्ट देती है। उन्हें हर महीने 5,000 मिलना शुरू हो जाते हैं और अगले 36 सालों तक जारी रहने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ जस्सी की माँ और बहन को यही लगता था कि उस किडनैपिंग के दौरान उनके बेटे भाई की मौत हो चुकी है। उनकी नज़रों में जस्सी अब इस दुनिया में नहीं था, यानी जस्सी अब अपनी फैमिली के लिए एक अतीत बन चुका था और हमजा बनकर एक नई गुप्त जिंदगी जी रहा था। और अब हमजा का असली मिशन शुरू होने वाला था। अजय सान्याल उसे बताता है कि जब तुम कराची पहुंचोगे तो वहां तुम्हारी मुलाकात आलम जूस वाले से होगी। वो हमारा सीक्रेट एजेंट है, जो कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, लेकिन हर पल तुम्हारी मदद करता रहेगा। यार, ये मिस्ट्री एजेंट कौन था, ये हमें इस मूवी में आगे पता चलेगा और ये जानना तो बेहद दिलचस्प होने वाला है। खैर, हमजा को दुबई से कराची भेज दिया जाता है अपने मिशन को अंजाम देने के लिए और यहीं से हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, यानी साल 2009 में। ये ठीक वही सीन था जहां धुरंधर का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। और तुम्हें याद ही होगा कि फर्स्ट पार्ट के क्लाइमैक्स में रहमान डकैत की मौत हो चुकी थी और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हमजा ही था। उसकी मौत से पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया था और इसी बीच हमजा अकेले में बैठकर अपनी ज़िंदगी के हर उस दर्दनाक पल को याद कर रहा था जिसने उसे जसकीरत से हमजा बनाया था। तो अब तक जो कुछ भी हमने देखा वो सब हमजा की यादें थी, उसके अतीत के वो टुकड़े जिन्होंने उसे एक नया रूप दिया था। फर्स्ट पार्ट में हमजा ने रहमान डकैत को मार गिराया था, लेकिन लियारी में सबको यही लग रहा था कि यह काम असलम ने किया है और इसी गलतफहमी की वजह से रहमान डकैत का भाई उजैर असलम से अपने भाई की मौत का बदला लेने पर तुला हुआ था। वो किसी भी कीमत पर असलम को खत्म करना चाहता था। इसी बीच रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी में छोटे छोटे गैंग्स एक्टिव हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे अरशद पप्पू का नाम सबसे ऊपर आने लगा। अब पूरी लियारी पर उसी का राज चलने वाला था। इसी उथल-पुथल के माहौल में हमजा एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो उजैर के सामने अरशद पप्पू के एक खास आदमी रिजवान को पकड़ कर ले आता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि रिजवान भी हमजा की तरह ही एक इंडियन एजेंट था, जो अंदर ही अंदर अरशद पप्पू के गैंग में घुसकर काम कर रहा था। और यहाँ पर रिजवान उजैर को बताता है कि एसपी असलम के साथ-साथ रहमान डकैत की मौत में अरशद पप्पू का भी हाथ था और ये सब कुछ रिजवान ने हमजा के कहने पर कहा था। यह सुनकर उजैर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अब वो अरशद पप्पू को भी खत्म करने की ठान लेता है और अब उजैर के पीछे हमजा जैसा शातिर दिमाग और ताकतवर एजेंट खड़ा था, जिसकी वजह से उजैर को और भी ज़्यादा हौसला मिल गया था। दोनों मिलकर पूरी लियारी में दहशत फैलाने लगते हैं। अब दोनों गैंग्स के बीच खुला युद्ध छिड़ जाता है। एक तरफ अरशद पप्पू का गैंग था और दूसरी तरफ हमजा और उजैर का गैंग। पूरी लियारी में हर जगह टकराव शुरू हो गया। डर, धमकियां, सरेआम गोलियां चलना और बमबारी अब रोज की बात बन चुकी थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि हर दिन खून खराबा होना आम हो गया। इस नए बवाल की वजह से अरशद पप्पू छुप कर बैठ जाता है और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए हमजा एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो कहता है, लियारी में आग लगा दो, ताकि वो मजबूर हो जाए बाहर निकलने के लिए। फिर हम देखते हैं कि हमजा और उजैर हालात को और भड़का देते हैं। चारों तरफ जोरदार धमाके होने लगते हैं। पूरी लियारी आग की लपटों में घिर जाती है। हर तरफ
अफरा तफरी मच जाती है, लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और अब डर के मारे छिपा बैठा अरशद पप्पू भी घबरा जाता है। वो तुरंत जमाली को फ़ोन करता है, जो कि हमजा का ससुर भी था। अरशद पप्पू जमाली से मिन्नतें करता है कि वो जैसे भी हो उसे इस सुलगती हुई लियारी से बाहर निकाले। इस पर जमाली कहता है, अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। वो अरशद पप्पू को सलाह देता है कि उसकी एक पुरानी दूध की फैक्ट्री है, वो अपने आदमियों को भेजकर उसे वहाँ सुरक्षित पहुँचा देगा और जब हालात ठीक हो जाएंगे तो उसे वहाँ से बाहर निकाल देगा। अरशद पप्पू भी इस बात पर राज़ी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जमाली के आदमी उसे गाड़ी में बिठाकर पूरी सिक्योरिटी के साथ उस दूध की फैक्ट्री तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जैसे ही अरशद पप्पू फैक्ट्री में कदम रखता है, वहां हमजा और उजैर पहले से ही अपने लोगों के साथ मौजूद होते हैं। असल में ये पूरा प्लान हमजा का ही बिछाया हुआ जाल था। उसी के कहने पर जमाली ने अरशद पप्पू को यहाँ बुलवाया था। और अब क्या था, उजैर अरशद पप्पू पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और उसे बेरहमी से मारता है। फिर वो उसे गाड़ी के ऊपर बांध देता है और रस्सी को पकड़े रहता है, जबकि हमजा गाड़ी चलाते हुए उसे पूरी लियारी में घुमाता है। हर कोई इस खौफनाक मंजर को देखकर डर जाता है। यह अरशद पप्पू के अंजाम का एक खूनी प्रदर्शन था। इसी के बाद उजैर सारी हदें पार कर देता है। वो अरशद पप्पू के सिर को धड़ से अलग कर देता है और उसके कटे हुए सिर को फुटबॉल बनाकर पूरी लियारी में खेलने लगता है। ये खौफनाक नज़ारा देखकर सब लोग सुन रह जाते हैं। पूरी लियारी दहशत में चली जाती है और कोई भी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसी दौरान हमजा चुपचाप ये सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जमाली, इकबाल और एसपी असलम के साथ बैठकर ये वीडियो देख रहे थे। वीडियो देखकर एसपी असलम को तुरंत समझ आ जाता है कि उजैर का अगला निशाना वही है। इसीलिए वो एक शातिर प्लान बनाता है उजैर को पकड़वाने का और फिर जेल के ही अंदर उसे खत्म कर देने का। दुनिया को बस यही बताया जाएगा कि उसकी मौत एक हादसा थी। ये सुनकर जमाली तुरंत हमजा के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि एसपी असलम उजैर को गिरफ्तार करवाने वाला है, ताकि बाद में जेल के अंदर ही वो उसे मरवा सके। ये सुनते ही हमजा तुरंत उजैर को समझाता है कि वो कुछ दिनों के लिए दुबई चला जाए, यहाँ का सारा मामला वो खुद संभाल लेगा। लेकिन असली गेम कुछ और ही था। असल में हमजा खुद भी यही चाहता था कि उजैर यहाँ से हट जाए, क्योंकि उसके अपने कुछ और ही इरादे थे और अब धीरे धीरे सामने आने वाले थे। दरअसल हमजा का पूरा प्लान ही यही था कि अगर उजैर यहाँ से हट जाता तो पूरी लियारी पर सिर्फ हमजा का ही राज रह जाता, क्योंकि बाकी सारे गैंग्स को तो वो पहले ही खत्म कर चुका था। लेकिन उजैर जाने से साफ मना कर देता है। वो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं एसपी असलम को मार कर ही रहूँगा, मुझे अपने भाई का बदला चाहिए। हमजा उसे समझाता है कि अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, सही वक्त आने पर वो खुद उसे मौका देगा। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद आखिरकार उजैर मान जाता है और दुबई के लिए निकल पड़ता है और यही तो हमजा भी चाहता था। जैसे ही उजैर दुबई के लिए रवाना होता है, हमजा उसे पूरी जानकारी दुबई पुलिस को दे देता है। इसका नतीजा ये होता है कि उजैर को दुबई एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब बस यहीं से हमजा बन जाता है लियारी का नया किंग। उसका पूरा इलाके पर अब एक छत्र राज था और वो इकबाल और शेरानी के साथ भी अपने रिश्तों को और मजबूत कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम एसपी असलम को देखते हैं, जो 4 बेगुनाह बलूच लड़कों को पकड़ता है। उन्हें आतंकवादी बताकर वो एक फर्जी एनकाउंटर कर देता है, मेडल भी ले लेता है और उन चारों को बेदर्दी से मार डालता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि उन लड़कों में शेरानी का बेटा भी शामिल था। जब यह बात हमजा को पता चलती है तो उसे गहरा दुख होता है। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे बेगुनाह स्टूडेंट्स को नहीं मारना चाहिए था और इसीलिए वो अपने ससुर जमाली से कहता है कि तुम्हें अपनी पार्टी बदलनी होगी। हमजा कहता है कि उसे जरवारी की पार्टी छोड़कर नवाज शरीफ की पार्टी ज्वाइन करनी होगी। असल में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी। हमजा यह चाल इसलिए चलता है क्योंकि वो जरवारी को गद्दी से हटाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसी के इशारे पर एसपी असलम ने उन 4 बेगुनाह बलूच लड़कों को मारा था। साथ ही हमजा ये भी समझ चुका था कि उन 4 बेगुनाह बलूच स्टूडेंट्स की मौत के बाद अब जरवारी की पार्टी ज़्यादा टिकने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ चुका था और यही मौका देखकर हमजा ने पहले ही अपनी चाल सेट कर ली थी। इसके बाद हमजा के कहने पर जमाली जरवारी की पार्टी छोड़कर नवाज शरीफ की पार्टी ज्वाइन कर लेता है। अब लियारी में राजनीति का खेल भी हमजा के इशारों पर चलने लगा था और इंतकाम की आग में एक नई चिंगारी सुलगने लगी थी। हमजा यही नहीं रुकता, वो खुद भी नवाज शरीफ से मिलकर अपने कनेक्शन मजबूत कर लेता है। इलेक्शन होते हैं और जैसा सोचा था, जरवारी की पार्टी बुरी तरह हार जाती है। हर तरफ हमजा की पकड़ बन चुकी थी, सियासत से लेकर अंडरवर्ल्ड तक। शरानी और बलूच दोनों के साथ उसके रिश्ते एकदम ठोस हो चुके थे और धीरे धीरे उसे भी रहमान की तरह शेर बलूच का दर्जा मिलने लगता है। खैर, अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है और साल 2014 आ जाता है। भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं।
और यहीं से पूरा गेम बदल जाता है। अब हालात पहले जैसे आसान नहीं रहे थे। हर चीज़ पर सख्ती बढ़ चुकी थी और दांव भी ऊँचे हो गए थे। इसी दौरान हमें इकबाल के पिता दिखाए जाते हैं, जो कि सन 1971 की जंग में शामिल रहे थे। उनका अतीत काफ़ी गहरा और रहस्य था, लेकिन अब नए हालात देखकर वो समझ चुके थे कि वक्त बदल चुका है। इकबाल से बहुत नाराज़ थे, क्योंकि अब पहले की तरह खुलकर कुछ भी करना आसान नहीं था। सिक्योरिटी इतना टाइट हो चुकी थी, हर कदम पर खतरा बढ़ गया था। और इसी वजह से वो अपने बेटे इकबाल पर खूब भड़क रहे थे। तभी अचानक इकबाल के पास बड़े साहब का कॉल आता है और यहीं से स्टोरी में एक नया ज़बरदस्त मोड़ आ जाता है। हम देखते हैं कि इकबाल, जमाली, एसपी, असलम सभी बड़े साहब से मिलने जाते हैं। हमजा को भी बुलाया गया था, इसीलिए वो भी उनके साथ जाता है। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो एक बहुत ही शानदार आलीशान घर हमें दिखाया जाता है, जहाँ अंदर एक बीमार आदमी लेटा हुआ था। और ये बीमार आदमी कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम था। इतना बड़ा डॉन सामने देखकर हमजा हैरान रह जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दाऊद और इकबाल ने हिंदुस्तान को अंदर से कमज़ोर करने के लिए ऐसे भयानक प्लान बनाए होंगे। यहीं पर हमें पता चलता है कि दाऊद पंजाब में नशीली चीज़ें बेचता है और वहाँ से जो पैसा आता है उसी पैसे से इकबाल और बाकी लोग हथियार खरीदते हैं और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हिंदुस्तानियों पर करते हैं। खैर, दाऊद यहाँ सभी को बताता है कि पंजाब से कुछ लोग ड्रग्स खरीदने यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि वो पंजाब में ही ड्रग्स की सप्लाई करता है और दाऊद उन लोगों को देख रेख की जिम्मेदारी हमजा को सौंपता है। अब हमजा को सीधे दाऊद के नेटवर्क में शामिल किया जा रहा था और उसका मिशन अब और भी पेचीदा होने वाला था। हमजा ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे हाँ कहनी पड़ती है। और जब वो एयरपोर्ट पर पंजाब से आए उन लोगों को लेने जाता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उन 3 लोगों में से एक कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का जिगरी दोस्त गुरबाज पिंडा था। ये देखकर हमजा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बहन का पति यानी उसका अपना ही दोस्त इस काले धंधे में शामिल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमजा तो पिंडा को तुरंत पहचान लेता है, लेकिन गुरबाज पिंडा उसे नहीं पहचान पाता। अब हमजा के बाल लंबे थे, दाढ़ी मूछें भी थी और बॉडी भी पूरी तरह बदल चुकी थी। खैर, इसके बाद ये सभी लोग मिस्त्री के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहाँ मिस्त्री, जिसने पहले अजय सान्याल को प्लेन हाईजैक के वक्त से ही भगाते हुए कहा था, वो तो उनके पड़ोसी हैं, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब मिस्त्री के सामने नशीली चीज़ों का ढेर लगा होता है और गुरबाज पिंडा उन सारी चीज़ों को बारीकी से चेक करता है। डील फाइनल हो जाती है। इसके बाद इकबाल को किसी जरूरी काम से जाना पड़ता है और वो इन तीनों मेहमानों की जिम्मेदारी हमजा को सौंपकर वहां से चला जाता है। हमजा पंजाब से आए इन मेहमानों के लिए अपने घर में एक शानदार पार्टी रखता है। इस पार्टी में गुरबाज पिंडा जरूरत से ज़्यादा नशे में धुत हो जाता है। फिर वो हमजा से कहता है कि उसे वॉशरूम ले जाए। जब हमजा उसे वॉशरूम ले जाता है तो पिंडा उससे पूछता है, क्या तुझे घर की याद नहीं आती? यह सुनकर हमजा पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि गुरबाज पिंडा ने असल में एयरपोर्ट पर ही हमजा को पहचान लिया था, लेकिन उसने उसके सामने कुछ भी जाहिर नहीं किया था। और अब गुरबाज पिंडा नशे की हालत में हमजा से बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है और भारत उसका देश नहीं, उसे अपना आज़ाद पंजाब चाहिए। इसीलिए वो हमजा को बताता है कि जब हमजा की माँ के अकाउंट में हर महीने 5,000 आने लगे थे, तभी उसे शक हो गया था कि हमजा जरूर एक हिंदुस्तानी एजेंट है और आज उसने यह अपनी आंखों से देख भी लिया था। वो हमजा से कहता है, जस्सी, अब हम साथ में बड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी सिस्टम ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। और फिर वो हमजा को धमकी देता है कि वो उसके बारे में सबको बता देगा। अब हमजा उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन गुरबाज पिंडा होश खो चुका था। वो हमजा को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। यहाँ दोस्तों की दोस्ती और देश की वफादारी दोनों दांव पर लग चुकी थी और फिर उन दोनों बचपन के दोस्तों के बीच जानलेवा हाथापाई शुरू हो जाती है। हमजा उसे मारना तो नहीं चाहता था, अपने दोस्त को मारना उसके लिए किसी नरक से कम नहीं था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस पागलपन में पिंडा उसे खत्म करने पर तुला था और न चाहते हुए भी हमजा को गुरबाज पिंडा को मारना पड़ता है। पिंडा के मारे जाने पर हमजा अंदर तक कांप जाता है, बुरी तरह डर जाता है। उसे पता था कि अब उसकी असलियत किसी भी वक्त सबके सामने आ सकती है, लेकिन तभी वहाँ आलम आ पहुँचता है और अब आलम हमजा से कहता है, मेरा यहाँ अब कोई काम नहीं है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है, लेकिन तुम इन सब में बहुत अंदर चले गए हो, तुम्हें अभी और आगे जाना है। और फिर आलम खुद गुरबाज पिंडा के खून का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है और हमजा को वहाँ से तुरंत निकल जाने को कहता है। हमजा वहाँ से निकलता है और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि गुरबाज पिंडा की मौत हो चुकी है, एसपी असलम और बाकी अफसर वहाँ पहुँच जाते हैं और आलम को पकड़ लेते हैं।
आलम भी बिना किसी झिझक के बहुत ही आसानी से सबके सामने मान लेता है, हाँ मैं एक हिंदुस्तानी जासूस हूँ और मैंने भी ये सब किया है। ये सुनते ही एसपी असलम उससे पूछता है, तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन कौन था? तभी हमजा वहाँ आता है और बिना किसी झिझक के सीधे आलम को गोली मार देता है। वहीं पर आलम की मौत हो जाती है। हमजा ये सब इसीलिए करता है क्योंकि वो जानता था कि अगर आलम जिंदा रहा तो ये लोग उसे पूरी तरह टॉर्चर करेंगे कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और आलम चाहे कितना भी टॉर्चर क्यों न सह ले, वो कभी हमजा का नाम उसके सामने नहीं बताएगा, बस यातनाएं सहता रहेगा। इस दर्दनाक अंत को रोकने के लिए हमजा ने ये कदम उठाया, लेकिन हमजा के इस सीधे शूट आउट की वजह से एसपी असलम और उमर को हमजा पर शक हो जाता है और इसीलिए वो दोनों आपस में तय करते हैं कि अब वो हमजा पर कड़ी नज़र रखेंगे। और जब वो लोग ये बात आपस में कर रहे होते हैं तभी हमजा की वाइफ एलिना ये सब कुछ सुन लेती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि हमजा का एक बच्चा भी है। उसकी वाइफ एलिना चौधरी एसपी असलम और उमर की सारी बातें सुन लेती है। फिर वो हमजा के कमरे में जाती है और उसके सारे सामान की तलाशी लेती है। काफ़ी देर के खोजबीन के बाद उसे एक डायरी मिलती है जिसमें हमजा ने अपने दुश्मनों के नाम लिखे थे। ये देखकर एलिना समझ जाती है कि हमजा असल में एक इंडियन एजेंट है। वहीं दूसरी तरफ हमजा अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। आज उसने अपने ही हाथों से आलम को मार दिया था। उसके अंदर दर्द और गुस्से का सैलाब उमड़ रहा था। वो आलम को बहुत याद कर रहा था। उसे अपने ही साथी को उसकी ज़िंदगी के लिए अपने उस साथी को जिसने उसकी ज़िंदगी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। खैर उसके बाद जब हमजा घर जाता है तो उसकी वाइफ एलिना उसके सामने बंदूक तान देती है। वो गुस्से से आग बबूला थी और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया और साथ ही मेरे देश को धोखा दिया। तुम एक हिंदुस्तानी एजेंट हो और तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर हमजा उसे समझाता है, मैं तुम्हारे देश का दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों का दुश्मन हूँ जिन्होंने हमारे यहाँ इतने सारे लोगों को मारा है। मुंबई ब्लास्ट में कितने सारे लोग मारे गए, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये लोग तुम्हारे देश के भी सच्चे नहीं हैं। ये तुम्हारे ही देश के स्टूडेंट्स को पकड़कर फर्जी एनकाउंटर कर देते हैं। ये लोग हिंदुस्तान से ज़्यादा खतरनाक तो पाकिस्तान के लिए हैं। ये सुनकर एलिना भी हमजा की बात को समझ जाती और उसे एहसास होता है कि हमजा सही कह रहा है। और फिर वो कहती है, एसपी असलम को तुम पर शक हो गया है। जो कुछ भी तुम्हें करना है जल्दी करो, लेकिन इन सब के बीच हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही वो हमजा को माफ़ भी कर देती है क्योंकि उसे पता था कि हमजा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। दूसरी तरफ इकबाल के पिता फिर से उसे ताना दे रहे थे, लेकिन आज इकबाल इतने गुस्से में था कि उसने अपने ही पिता को बेरहमी से जान से मार दिया। वहीं हमजा अपने प्लान को सुरक्षित रखने के लिए एसपी असलम को अपने रास्ते से हटाने की तैयारी करता है क्योंकि एलिना ने उसे पहले ही बता दिया था कि असलम उस पर शक कर रहा है। हमजा नहीं चाहता था कि उसका प्लान और उसका राज सबके सामने खुल जाए। दूसरी तरफ दुबई से उजेर को पाकिस्तान लाया जा रहा था। असलम भी डिसाइड करता है कि रास्ते में उजेर को जेल से लाने से पहले वो उसे मरवा देगा ताकि उसका दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तभी हमजा सीधा शेरानी के पास जाता है और उसे बताता है, तुम्हारे 4 बेगुनाह बलूच लड़कों को असलम ने मारा है, जिसमें तुम्हारा बेटा भी शामिल था। ये सुनते ही शेरानी का खून खौल उठता है। वो हमजा से कहता है, बस मुझे बता दो कि असलम कब और कहाँ से गुजरेगा, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूँगा। और हम देखते हैं कि हमजा ने पाकिस्तानी पुलिस में भी अपने कुछ आदमी लगा रखे थे। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि असलम किस रास्ते से जा रहा है, वो ये जानकारी तुरंत हमजा को दे देते हैं। हमजा ये सब कुछ सरानी को बताता है और बलूचों की पूरी फौज अपने बेटे और साथियों का बदला लेने के लिए असलम के पीछे लग जाती है। लियारी में अब एक और खूनी खेल शुरू होने वाला था और मौका मिलते ही एक बलूच लड़का अपनी बम से लदी गाड़ी लेकर एसपी असलम की गाड़ी से टकरा देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और असलम वहीं पर ढेर हो जाता है। बलूचियों ने अपना बदला ले लिया था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि हमजा अजय सान्याल को बताता है कि दाऊद इब्राहिम 60,000 करोड़ की नकली करेंसी इंडिया भेजने वाला है। ये खबर जैसे ही अजय सान्याल तक पहुंचती है, वो तुरंत प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दे देते हैं और इसके बाद भारत में 500 और 1,000 के नोट बंद कर दिए जाते हैं। इसी वजह से पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है और इस सब की वजह से आतिफ अहमद भी पूरी तरह से हिल गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। असल में आतिफ अहमद भी यूपी में इकबाल के कहने पर ही क्राइम और ड्रग्स सप्लाई किया करता था और इस खबर से जावेद खनानी भी पूरी तरह से बौखला गया था। इसी दौरान अजय सान्याल हमजा से कहता है कि उसे फ्री हैंड दिया जा रहा है, जितने लोग को मार सको मार दो, बाकी एजेंट्स भी इसी काम में लगे हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में कई आतंकवादियों को खुलेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमजा को भी देखते हैं जो कई लोगों को सीधा मौत के घाट उतार देता है, जिनमें जावेद खनानी और मिस्त्री भी शामिल थे। मिस्त्री को मारने से पहले हमजा उसकी बातचीत अजय सान्याल से करवा देता है। अजय के कहने पर मिस्त्री भारत माता की जय बोलते हुए मारा जाता है। इसके बाद समय आगे बढ़ता है और इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है और उसे एक करारा जवाब दे देता है। इसी दौरान आतिफ अहमद को भी किसी ने गोली मार दी और उसकी मौत हो जाती है।
इसी बीच हमें साजिया नाम की एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो एक आतंकी को हॉस्पिटल में जहर का इंजेक्शन देकर मार देती है। साथ ही वो हमजा को एक खास जहर देती है जिसे छूने भर से इंसान की हालत गंभीर हो सकती है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। अगर कोई इसकी जांच करता तो सबको लगता कि फूड पॉइजनिंग की वजह से यह सब कुछ हुआ है। असल में ये साजिया ये जहर हमजा को देती है क्योंकि वो दाऊद को मरवाना चाहती थी। अब इस खेल में एक नया खिलाड़ी और एक नया दाऊद जुड़ चुका था, लेकिन हमजा चाहकर भी दाऊद को जहर नहीं दे पाता क्योंकि उसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। वहीं दाऊद को लगता है कि हालात अब पूरी तरह उसके खिलाफ होते जा रहे हैं, इसलिए वो इकबाल से कहता है कि इंडिया में कुछ आतंकवादी भेजकर हमला करवा दो ताकि सरकार पर दबाव पड़े। इकबाल को इसके लिए बड़े पैमाने पर हथियार चाहिए थे और उसे हमजा की ज़रूरत होती है। इसी वजह से इकबाल हमजा को बुलाता है, वहाँ बड़े-बड़े आतंकवादी भी मौजूद होते हैं। लेकिन इसी बीच उमर को हमजा पर शक हो जाता है। वो एलिना के पास जाता है और उसके बच्चे को गन पॉइंट पर रखकर पूछता है, हमजा कौन है? एलिना उसे बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मजबूरी में वो उसे बता देती है कि हमजा एक हिंदुस्तानी एजेंट है। और अब ये सारी बातें उमर इकबाल को बता देता है, जिसके बाद इकबाल हमजा से कहता है कि हथियारों की डिलीवरी देने के लिए आ जाओ। हमजा रिजवान के साथ इकबाल के पास हथियारों की डिलीवरी देने पहुंच जाता है। रिजवान पैसे लेकर बाहर चला जाता है और इकबाल को पहले से पता था कि हमजा आया है। वो तुरंत हमजा को घेर लेता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन हमजा यहाँ पर सब कुछ पहले से ही प्लान करके आया था। उसने अपनी तरफ सारी बलूच आर्मी को भी कर लिया था और ठीक 5 मिनट बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। असल में जो हथियार इकबाल को दिए गए थे उसमें से सारे बम फट गए थे। हमजा वहाँ से निकलता है और इसी के साथ उसकी और इकबाल की सीधी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं बाहर पूरी बलूच आर्मी पहले से हमजा की साइड खड़ी थी, इसीलिए पूरा माहौल हमजा के पक्ष में हो जाता है और अब बलूचों की पूरी फौज इकबाल और उसके आतंकवादियों पर टूट पड़ती है। गोलियां चलने लगती है और जोरदार ब्लास्ट होते हैं और पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये लियारी का महायुद्ध था। डर के मारे इकबाल बाहर की तरफ बेतहाशा भागने लगता है और हमजा किसी भूखे शिकारी तरह उसका पीछा करता है। लियारी की गलियों में अब ये आखिरी दौड़ चल रही थी। आखिरकार हमजा उसे दबोच लेता है और इस बार कोई रहम नहीं, इकबाल की पागलपन का अंत करते हुए हमजा बहुत ही बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। इसके बाद हमजा आखिरी बार अपनी पत्नी एलिना को कॉल करता है। एक अजीब सी उदासी और भारीपन था। वो उसे कहता है कि वो उससे और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। एलिना समझ जाती है कि अब हमजा पकड़ा जाएगा और वो फ़ोन पर ही फुट-फुट कर रोने लगती है। ठीक उसी समय उमर वहाँ आता है और हमजा को गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आईएसआई का एक खास अफ़सर हसन हमजा को बेइंतहा टॉर्चर कर रहा था ताकि उससे अहम जानकारी निकलवा सके। तभी हसन के पास अजय सान्याल का फ़ोन आता है। अजय हसन से साफ-साफ कहता है अगर उसने अपना एजेंट हमजा वापस नहीं भेजा तो वो ये खबर फैला देगा कि हसन ने सिर्फ चंद रुपयों के लिए अपने देश की सारी खुफिया जानकारी इज़राइल को बेची। दरअसल अजय के पास हसन का एक ऐसा वीडियो था जो कि उसकी पोल खोल सकता था और अब जब हसन ने वो वीडियो देखा तो वो हमजा को वापस हिंदुस्तान सौंपने के लिए राजी हो गया। लेकिन उसे ये इल्ज़ाम किसी पर तो लगाना था। इस पर हमजा कहता है कि उजैर किस दिन काम आएगा और इसी पर हसन और बाकी लोग इल्ज़ाम उजैर पर डाल देते हैं और उसे बेरहमी से जान से मार देते हैं। इसके बाद हमजा को रिहा कर दिया जाता है और उसे लेने के लिए एक कार आती है। अब हमजा उस कार में बैठता है तो अंदर जमाली को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि जमाली ही वो आलम जूस वाला था, वही सीक्रेट एजेंट जो पिछले 45 साल से पाकिस्तान में रहकर भारत को सारी अहम जानकारी दे रहा था। जमाली हमजा से कहता है तो तुम चिंता मत करो, जो जहर तुम दाऊद को लगाने वाले थे वो मैंने पहले ही दाऊद को दे दिया है। वो मुस्कुराते हुए कहता है इसीलिए दाऊद अभी बिस्तर पर तड़प रहा होगा। हमजा उससे पूछता है एलिना और उसके बच्चे का क्या होगा। जमाली बताता है कि इस वक्त उसके बारे में सोचना ठीक नहीं है और हमजा के लिए बेहतर यही होगा कि वो उन्हें भूल जाए। साथ ही जमाली कहता है कि हमजा ने अब तक बहुत काम कर लिया, इसीलिए अब कुछ दिन के लिए तुम आराम करो। वो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है अभी तो बस शुरुआत है। इसके बाद हम जा को देखते हैं जो दोबारा से जस्सी बन जाता है और इंडिया अपने गांव लौट जाता है। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये जस्सी पुनर्जन्म था। एक ऐसे न्याय का पुनर्जन्म जो देश के लिए अपनी पहचान, अपने रिश्ते और अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार था। ये अंत सिर्फ एक अंत नहीं था, ये एक नए सफ़र की शुरुआत थी। तो वाकई ये कमाल की कहानी है धुरंधर द रिवेंज की। सच में ये तो एक ऐसी फिल्म बन गई जो दर्शकों को कुर्सी से हिलने नहीं देगी। जस्सी के ये बलिदान और फिर उसका अपने परिवार को दूर से देख कर वापस अपने मिशन पर चले जाना, ये तो सीधे दिल पर लगता है। और ये जो एंडिंग हुई है उसकी ट्रेनिंग और अगले मिशन की तैयारी यानी कि पार्ट 3 का माहौल बना देती है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।